हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज से चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज एक व्यंग्य लिखा है। ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना किसी टॉपिक के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। किस रचना को? लखनवी अंदाज रचना को। यशपाल जी ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष भी किया है। सामंती वर्ग का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी धन दौलत होते थे और जो रईस होते थे, जो अमीर होते थे और अमीरी का दिखावा करते थे, तो ऐसे लोगों को सामंत बोला गया। और सामंती वर्ग पर उन्होंने यशपाल जी ने कटाक्ष किया है। हालांकि उनकी जो ये सामंती वर्ग है, वो उनका जो दिखावा है उनका पतनशील हो चुका है। सरकार ने उनकी सारी जो संपत्ति है उस पर जिस पर उनका बहुत ज़्यादा अधिकार था, बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, उस पर सरकार ने अपना अधिकार कर लिया है। लेकिन फिर भी वो इस वास्तविकता से, यानी कि इस हकीकत से बेखबर वो एक बनावटी जीवन जी रहे थे और एक बनावटी जीवन शैली के आदी थे। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी ही संस्कृति को देखा जा सकता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये रचना लखनऊ से बिलोंग करती है। यहाँ पर लेखक ने कहा है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल मीन्स एक केंद्र जिसके इर्द गिर्द के स्थान को मुफस्सिल कहा जाता है। जैसे कि लखनऊ एक केंद्र हो गया और लखनऊ के आसपास इर्द गिर्द वाले स्थान पर अगर ट्रेन जाएगी तो वो पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन है। तो लेखक उसे ही कह रहे हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए रेडी थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम तो अधिक लगते हैं। दूर तक तो जाना वैसे भी नहीं था। भीड़ से बचकर अकेले में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए और खिड़की से बाहर नेचुरल सीन यानी प्राकृतिक दृश्य को देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहते हैं कि गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक ने अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन एक बर्थ पर एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बड़ी ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यहाँ पर नवाबी नस्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रचना लखनऊ से बिलोंग करती है और लखनऊ के सामंत को, ज़मींदार को, जो अमीर लोग होते थे उन्हें नवाब कहा जाता था। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पर कहा कि एक बर्थ पर एक नवाब सज्जन बड़ी ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताजे खीरे, चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। जैसे ही लेखक ने डिब्बे में कूदा और कूदकर डिब्बे में चढ़े तो उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न किया असंतोष दिखाई दिया। मीन्स वो लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं डिब्बे में चढ़ा, वो सज्जन अकेले में बैठे हुए थे और वो कुछ सोच रहे थे और जैसे ही मैं चढ़ा तो मुझे लगा कि उन्हें असंतोष हुआ है, यानी उन्हें इंटरफेयर महसूस हुआ। लेखक ने कहा कि हो सकता है कि ये कहानी के लिए, सूझबूझ के लिए, एक नई कहानी की रचना के लिए चिंता में हो, इसलिए लेखक का चढ़ना उन्हें उतना पसंद नहीं आया। या फिर हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते हों। खीरे को अपदार्थ वस्तु इसलिए कहा गया है कि जो अमीर होते थे, जो नवाबी नस्ल के होते थे, यानी कि जो सामंत वर्ग के होते थे, वो खीरे जैसी चीज़ों को तुच्छ समझते थे, उसे अपदार्थ वस्तु समझते थे। तो इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हो सकता है वो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते हों और खाते हुए ना पकड़े जाएं, इसके संकोच में हों। लेखक जैसे ही डिब्बे पर चढ़े तो नवाब साहब ने उनकी संगति के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बदले में लेखक ने भी सामने में बैठकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपने आत्मसम्मान में उन्होंने भी अपनी आंखें चुरा लीं। आगे लेखक कहते हैं
कि सिर्फ सोचते रहने की पुरानी आदत है, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, क्योंकि लेखक हमेशा लिखते रहते थे। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान लगाने लगे। अब नवाब साहब को असुविधा क्यों हुई, वो संकोच क्यों करने लगे, इसी का अनुमान वो करने लगे। हो सकता है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने की सोच में किफ़ायत के विचार से ही सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश यानी सज्जन उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे। अब जो लेखक है वो अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है नवाब साहब ने किफ़ायत के हिसाब से कि ये किफ़ायती है, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अकेले यात्रा करने के लिए सोचा होगा। लेकिन शायद अब उनको ये गवारा नहीं होगा कि कोई एक शहर का सफ़ेदपोश सज्जन मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, ये लेखक सोच रहे हैं नवाब साहब के बारे में। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि नवाब जो थे वो खीरे जैसी चीज़ों को तुच्छ समझते थे, अपदार्थ वस्तु समझते थे। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर सिचुएशन पर गौर करते रहे कि क्या स्थिति है। ओह, नवाब साहब ने अचानक ही उन्हें संबोधन और कहा, आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे यानी खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा अचानक ही इस तरह से परिवर्तन होना लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि आप तो शराफत बनाए रखने के लिए मुझे भी मामूली जैसा लोग समझ रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और ये निश्चय से खीरे को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से उन खीरों को पोंछ लिया। उसके बाद जेब से नवाब साहब ने चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर उनका झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने भी बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी लेखक उन्हें देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि खीरा को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक क्या देख रहे थे? लेखक डायरेक्ट उनको नहीं देख रहे थे, बल्कि कनखियों से देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये जो नवाब साहब हैं वो तो रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने की ख्याल में वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देख लिया और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें यानी उसमें पानी से भरी हुई फांकें देखकर लेखक के मुंह में भी पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन वैसे भी वो इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट निभाना ही उन्होंने उचित समझा। उन्होंने उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। यानी इस वक्त मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, यानी कि पेट भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए, आप खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब खीरा बहुत ही स्वादिष्ट था और उसके ऊपर से नमक मिर्च मिली हुई थी, तो नवाब साहब ने उसे
देखा और खिड़की के बाहर फिर उन्होंने एक लंबी सांस लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा और जब सूंघा तो खीरे का जो स्वाद था उसके आनंद में, उसकी खुशी में उन्होंने पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट उनके गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाते, उसे सूंघते और फिर उनके मुंह में पानी भर जाता और फिर उसके बाद वो उसे खीरे को खिड़की के बाहर फेंकते जाते। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और बड़े ही फक्र से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा और जैसे मानो वो कह रहे हो, ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए थे। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, यानी लेखक कह रहे हैं कि वो गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध यानी उसकी खुशबू और स्वाद की सिर्फ सोचने से ही संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या ऐसे तरीके से क्या पेट भी भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन है शकील। शकील मीन्स ना पचने वाला। तो नवाब साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि खीरा तो लजीज होता है लेकिन पचने वाला नहीं होता है। नामुराद मैदे पर बोझ डालता है, यानी पेट पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब लेखक ने पहचान लिया कि ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना किसी विचार, बिना किसी घटना और बिना किसी कैरेक्टर यानी पात्र के लेखक की सिर्फ इच्छा मात्र से ही, लेखक की सिर्फ सोच मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये थी लेखक यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।